नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आप सबका स्वागत है। कर्नाटक में सरकार बनने जा रही है। वो दुविधा, वो खींचतान खत्म हो गई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा। जो चर्चा थी कि कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वो सारी चर्चा पर विराम लग चुका है। अब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हो रहे हैं और डी के शिव कुमार डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं। ये अवसर विपक्ष के नेताओं के जमघट लगने का भी होगा। 2024 से पहले सबकी एकता को दर्शाने का अवसर भी होगा और दक्षिण भारत की सियासत भी यहां से टर्न लेगी, ऐसे आसार नजर आने लगे हैं। दक्षिण भारत में इस साल जिस राज्य में चुनाव होना है वो प्रदेश है, वो है तेलंगाना। तेलंगाना एक ऐसा प्रदेश है जहां बीते विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मामूली रूप से प्रदर्शन किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। 4 लोकसभा की सीटें जीत ली थी। कांग्रेस ने 3 ही जीती थी, बाकी 17 पर टीआरएस, जो अब बीआरएस हो गया है, उसने जीत दर्ज की थी। तो इसके अलावा जो हैदराबाद का नगर निगम का चुनाव हुआ था, म्यूनिसिपैलिटी का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। टीआरएस ने अगर 58 सीटें जीती थी, शायद मैं थोड़ा आंकड़ा गड़बड़ा रहा हूँ, 50 से ऊपर जीती थी, 60 से कम। तो बीजेपी ने भी 48 सीटें जीती। तो इसके बाद से ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के बाद किसी दूसरे प्रदेश में अगर कहीं पहुंचती दिख रही है तो वो तेलंगाना है। लेकिन ये तो जो हाथ में था कर्नाटक, वो भी हाथ से खिसक गया। तो अब आगे क्या होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। जो कांग्रेस का खेमा है, कांग्रेस पार्टी है, वो ऐसा महसूस कर रही है कि जिस आधार पर, स्थानीय मुद्दों के आधार पर, स्थानीय नेतृत्व के साथ, केंद्रीय नेतृत्व के तालमेल के आधार पर और सरकार की नाकामियां दिखाते हुए जिस तरीके से चुनाव जीता गया है, यही फॉर्मूला अब बाकी प्रदेशों में भी कारगर होगा। तेलंगाना के जो बीआरएस के प्रमुख हैं, केसीआर के चंद्रशेखर राव, उनकी प्रतिक्रिया भी सधी हुई है। वो कांग्रेस को अपना प्रतिद्वंदी बता रहे हैं। हालांकि पूरी लड़ाई वो बीजेपी के खिलाफ में राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करने की कोशिश कर रहे थे। जेडीएस को जिताने की कामना कर रहे थे, क्योंकि जेडीएस के जीतने से त्रिशंकु जैसी स्थिति बनती और ऐसे में उनकी नेतागिरी चमक सकती थी। तो वो नहीं हुआ तो बहुत उदास हो गए कांग्रेस की जीत को देख करके, और उनको लगने लगा कि तेलंगाना में कांग्रेस उनको चुनौती दे सकती है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इस साल दक्षिण भारत की सियासत का जो अगला पड़ाव होने वाला है वो तेलंगाना होने वाला है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और इस बात पर भी कि कैसे विधायक दल की बैठक में जो मुख्यमंत्री का चुनाव होना चाहिए वो इससे बाहर आजकल होने लगा है। मनोनयन संस्कार यहाँ भी चलने लगा है। तो आइए हम आपको पैनलिस्ट से, अपने प्रबुद्ध पैनलिस्ट से परिचय कराते हैं, रूबरू कराते हैं। स्वागत करते हैं हम। हमारे साथ भूपेश पंत जी जुड़े हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ओमनाथ जी हैं। ओमनाथ जी युवा पत्रकार हैं और उसी दिल्ली एनसीआर से जुड़े हैं। हमारे साथ सत्यदेव चौधरी जी हैं, संस्थापक सत्य बहुमत पार्टी। और थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं हमारे साथ अनिल गुप्ता जी भी, वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले भूपेश जी आपसे ही, क्योंकि राजनीति को आप बहुत करीब से समझते हैं। ये जो दक्षिण भारत की सियासत है, कर्नाटक में बीजेपी के बेदखल होने के बाद, कांग्रेस की वापसी करने के बाद, ये सियासत कौन सा रुख लेने वाली है, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को प्रकाश डालें
और बताएं कि राजनीति कौन सा जो रास्ता है तय करने वाली है। जी, आवाज नहीं आ रही है सर, म्यूट हटा लेंगे, म्यूट हटा लेंगे। जी धन्यवाद प्रेम जी। सबसे पहले तो मैं कर्नाटक की जनता को बधाई देना चाहूँगा और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद उन्हें अब आगे किस रूप में मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कर्नाटक की इस कांग्रेस की जीत ने पहली बार ये दिखाया है कि पिछले 9 सालों में कांग्रेस ने पहली बार विपक्ष की भूमिका को निभाया है। जी ऐसा लग रहा था कि अभी तक जो एक कांग्रेस की सरकार लगातार 10 साल चली, उसके पहले भी कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, तो विपक्ष की भूमिका जो है वो एक तरीके से भूल चुकी थी। किस तरह सड़क पर उतरना है, किस तरह जमीनी मुद्दों को उठाना है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने इस पर बहुत अहम भूमिका निभाई और जनता के मुद्दे, जनता के सरोकार, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जिस तरह से कांग्रेस ने। उससे एक उम्मीद जगी है कि उम्मीद कांग्रेस को लेकर नहीं है, उम्मीद देश के लोकतंत्र को लेकर है। जी उम्मीद हमें किसी पार्टी से नहीं है, उम्मीद हमें इस बात से है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो लोकतंत्र को इस तरह से बंधुआ करने वाली ताकतों के सामने एकजुट हो सके। और लेकिन कर्नाटक की भूपेश जी ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस के या बीजेपी के हार जाने से या कांग्रेस की जीत जाने से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? नहीं, लोकतंत्र मजबूत तो तब होगा जब लोकतंत्र में जो बहुमत है, जो जनता है, उसके सरोकारों पर बात होने लगेगी। जी जो जनता के मुद्दे हैं वो केंद्र में आएंगे और कर्नाटक की जनता ने ये बताया है कि जनता के सरोकार अलग हैं, राजनीतिक पार्टियों के सरोकार अलग हैं और जो राजनीतिक पार्टियां जनता के सरोकारों से जुड़ेंगी, जनता उसके साथ एक न एक दिन जुड़ेगी। जी जी जी। इस चीज मैं को सामने रखते हाँ हुए हाँ ये एक जी अच्छी उम्मीद है। आगे देखते हैं इसमें। जी प्रेम जी। जी जी। मैं अब ओमनाथ जी के पास आता हूँ। ओमनाथ जी, आप युवा हैं और आपकी उम्र के सबसे ज्यादा वोटर हैं इस देश में, और आप खुशनसीब भी हैं कि आप 21 साल से नीचे नहीं हैं, नहीं तो 25 साल से। 18 से 25 साल के वोटर को हम देश का बदनसीब वोटर मानते हैं, और उसका कारण यह है कि वो वोट तो दे सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। अब ये बदनसीब वोटर मैं इसलिए कह रहा हूं। तो आप खुशनसीब वोटर हैं, युवा हैं, और आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में सरकार बदली है। आप ये भी देख रहे हैं, थोड़ा सा हटके आपसे सवाल करता हूं कि मुख्यमंत्री का चुनाव कर्नाटक में नहीं हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। विधायक दल की बैठक में नहीं हो रहा है, कांग्रेस की जो आला कमान है उनकी जो उच्च स्तरीय बैठक CWC वगैरह है उसमें हो रहा है। बल्कि वो भी नहीं ऑफिशियल है, अनऑफिशियल जो नेताओं की मंत्रणा है उसमें हो रहा है। तो क्या लगता है, यहाँ लोकतंत्र नहीं टूट रहा है? देखिए प्रेम जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को बधाई कि मैंने वो अच्छे से रिवाइव की और एक पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटक में देने जा रही है। इसके लिए कर्नाटक की जनता को और वहाँ जो भी नेता जमीन पे लड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि मेहनत से लड़े हैं, उसका परिणाम दिखा कि उनको पूर्ण बहुमत मिला।
आप जो पूछ रहे हैं इसका सिंपल सा है कि वहाँ की वही बात, जनता तो जनता जिस जो वोट दे के जिताई उसके शहर में भी तय नहीं हो रहा है, ये हो रहा है दिल्ली में। तो आपको हम जो बार बार बताते हैं कि वोटिंग के सुबह और वोटिंग के शाम तक ही जनता का चलता है, उसके बाद वो पार्टी का, ये कांग्रेस की बात नहीं है कि उनका मैंने विधायक दल का मैंने नेता दिल्ली में चुना जा रहा है। ये आप किसी भी पार्टी का उठा लीजिए, बीजेपी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो। अब तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो वो सिर्फ संख्या के काम आते हैं, और उसमें से जो जितना संख्या अपने पास जोड़ के रखेगा वो उनको वो मंत्रालय मिलेगा। तो ये तरीका है। तो इसीलिए लोग माने भागते हैं जहाँ जिनके हाथ में पावर है, जो जो सोकल लोग हर हर पार्टी में आला कमान की जो बात कही जाती है, तो चलता तो आला कमान का ही है, जनता को तो चलता, जनता की तो चलती ही नहीं है कभी। जनता सिर्फ वही वोट दे के और अपना माने वो उसको एक तरह से सब्जी में आप तेज पत्ता डालते हैं, उसी तरीके से वोटर है जो आपको वोट दी और उसके बाद उसका काम खत्म। अब यहाँ पे 3 दिन चला, चलिए ये अच्छी बात है, आप अपने पार्टी में बातचीत किए, लेकिन पहले होता था कि पर्यवेक्षक जाते थे वहां विधायकों से मिलते थे, अब तो पता चला कि कुछ विधायक इनके साथ आ रहे हैं दिल्ली, कुछ विधायक उनके साथ आ रहे हैं दिल्ली। तो ये सब तो सर कमियां आई हैं राजनीतिक दलों में, और इससे जनता थोड़ा तो आहत तो जरूर होती है कि वो जिसको चुनी और उनके हक की बात उनके शहर में नहीं, उनके बीच में नहीं, ये 1000 किलोमीटर दूर लोग भागते हैं आला कमान। तो जी ये जी। आप मैंने पार्टी ओमना कहिए, जी, लेकिन हाँ, मैंने अपनी प्रतिक्रिया को थोड़ा-सा आपकी प्रतिक्रिया को संक्षिप्त करते हैं। एक राउंड सबके साथ पास थोड़ा आना जी चाहते जी हैं और फिर दोबारा आएँगे, तीसरी बार भी आएँगे। और हम आप बहुत सही कह रहे हैं कि वो ज़रूर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के उदाहरण को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो दूसरी पार्टी का भी वही हाल है। पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद बदल जाता है, वो भी गुजरात से पता भी बाहर। नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। एक प्रदेश में उत्तराखंड में तो कुछ महीने 3-4 महीने के कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्री कितने बन सीएम जाते हैं। बदले गए। हाँ हाँ, तो ये सब भी उदाहरण हैं। मैं अनिल गुप्ता जी के पास आना चाहता हूँ। अनिल गुप्ता जी, आपसे थोड़ा-सा पॉलिटिकल सवाल लेकर के आते हैं कि दक्षिण में बीजेपी क्या वास्तव में खत्म हो गई? लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची है क्या? अ, हम पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते भविष्यवक्ता नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है। उसका कारण यह है कि अभी तक जो ट्रेंड्स देखे गए हैं वो राज्य विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में एक वो अंदर दिखाई देता है। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को राज्य सरकार बनाने के लिए चुना है। ये आवश्यक नहीं है कि लोकसभा चुनाव में पुनरावृत्ति हो। जी, जी। ये ज़रूर है अनिल गुप्ता जी कि दक्षिण के हम भविष्यवक्ता नहीं शेष हैं, राज्यों में लेकिन लेकिन हम बीजेपी है किसी नहीं। प्रदेश जी, आप किसी तमिलनाडु प्रदेश को में। देख लीजिए, केरल देख हाँ, लीजिए, वहाँ केवल तेलंगाना में वहां पर अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश में दिखाई देती है बीजेपी, और आंध्र में भी उसका यही हाल है बीजेपी का। तो दक्षिण में लोकसभा चुनाव में बीजेपी कर्नाटक में आशा कर सकती है। शेष राज्यों में तो मुझे कोई आशा दिखाई नहीं देती। जी, जी। आप थोड़ी देर से जुड़े थे अनिल गुप्ता जी। हमने ये तेलंगाना के संदर्भ में ये बताया था कि तेलंगाना में बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से 1 सीट ज़्यादा जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी लोकसभा की, कांग्रेस की 3 मिली थी। तो इसलिए माना जाता था कि कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में पार्टी जो है अपना प्रभाव दिखा सकती है, लेकिन उससे पहले ही कर्नाटक हाथ से छिन गया। इसीलिए ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या बीजेपी दक्षिण से बेदखल होने वाली है? ये सवाल बन रहा था। संक्षेप में कोई टिप्पणी करना चाहें तो मैं फिर सत्यदेव चौधरी जी के पास आऊँगा। जी।
मैं यही कहना चाहता हूं कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी एक होप रख सकती है, लेकिन भविष्यवाणी करना पत्रकार को लिए न संभव है और न उचित है। जी बाकी मैं आंध्र, तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। जी जी मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूं। कर्नाटक में जो चुनाव नतीजे आए, आपसे भी थोड़ा राजनीतिक प्रश्न से ही शुरू करता हूं। ये पहला राउंड राजनीतिक ही चलता है, चले तो मुझे लगता है ठीक है कि ये चुनाव का एक पैटर्न दिखा। एक तरफ ऐसे मुद्दों पर वोट मांगे जा रहे थे जो कर्नाटक के मुद्दे तो कतई नहीं कहे जा सकते थे। बजरंग बली के नाम पर भी वोट मांगे जा रहे थे, हिंदुत्व के नाम पर मांगे जा रहे थे, किसी को मुस्लिम तुष्टीकरण बताकर वोट मांगे जा रहे थे। और दूसरी तरफ नंदनी का मुद्दा था, करप्शन का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, और दूसरी तरफ वाला जो मुद्दा हमने बाद में बताया वो कांग्रेस उठा रही थी और कांग्रेस को जीत मिल गई। तो इस जीत से, इस पैटर्न पर जो चुनाव नतीजा आया, इससे क्या आगे की राजनीति बदलती आपको दिख रही है? जी धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, मैंने आपको पिछली डिबेट में भी आपको ये बोला था कि पूरे देश के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कर्नाटक के मतदाताओं ने जो भ्रष्ट राजनीति के भ्रष्ट नेताओं को जो धूल चटवाई, उसके लिए मुख्य रूप से नहीं, केवल वहां के मतदाता ही बधाई के पात्र हैं। ये जो भी परिवर्तन हुआ है वो केवल मतदाताओं के भरोसे ही हुआ, जिसमें सबसे अधिक मतदाता वहां के गरीब, दलित और अल्पसंख्यकों ने मिलकर ये परिवर्तन को रूप दिया। जितने भी एलिट क्लास हैं, जितने भी धनबली हैं, जितने भी समर्थ लोग हैं, उन्होंने तो सत्ता वालों को वोट दिए, उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। अब बात क्या है कि ये जो परिवर्तन है, मुझे बहुत बड़ा भय लगता है कि ये परिवर्तन कितना भी कैसा भी हो, हमें इसके देख के इतना उसमें प्रसन्न होने की, खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तन पहले भी कितनी ही बार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और ये परिवर्तन भी देखते देखते आप देख लेना, पहले से हो सकता है कि भ्रष्टाचार का रूप किसी और रूप में बड़ा हो जाए, किसी और तरह से भ्रष्टाचार होगा, लेकिन ये परिवर्तन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि किसी भी नेता ने, किसी भी राजनीतिक दल ने इसका परिवर्तन नहीं किया। ये परिवर्तन केवल मतदाताओं के भरोसे हुआ है। और क्योंकि किसी नेता ने या किसी राजनीतिक दल ने किसी राजनीतिक व्यवस्था की चिंतन नहीं करते हुए कि कैसी राजनीतिक व्यवस्था हमारी होनी चाहिए, तो ये तो जो राजनीतिक व्यवस्था पिछले 75 सालों से चलती आ रही है, फेर बदल करने की, कभी इसको बदल दो, कभी उसको बदल दो, व्यवस्था वही की वही है। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति की व्यवस्था ही है, जिसमें इस बार ही समझ लो इनको, कांग्रेस को थोड़ा सा भारी वजन मिल गया। लेकिन ये परिवर्तन इस भ्रष्टाचार को सहन होता ही नहीं है। भ्रष्टाचार का रूप फिर आपको किसी और रूप में इतना बड़ा देखने को मिलेगा कि ये परिवर्तन को निगल जाएगा। भ्रष्टाचार इस परिवर्तन को समाप्त कर देगा, उसको सहन होता ही नहीं है भ्रष्टाचार को। तो जब तक ये नेता लोग और राजनीतिक दल कुल मिला के इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, तब तक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करवाए बिना ये जितने भी परिवर्तन है सब बेईमानी है। और आने वाले चुनावों के अंदर, आने वाले राज्यों के अंदर ही मुझे तो ऐसा लगता है कि ये परिवर्तन संभव इसका बहुत कठिन है ये परिवर्तन होना, क्योंकि भ्रष्टाचार का रूप बढ़ जाएगा। भ्रष्टाचार एक ऐसा रंग ले लेगा कि जिसमें ये होने ही नहीं देगा परिवर्तन को। जी प्रेम जी। चौधरी साहब, मैं फिर आता हूँ भूपेश जी के पास। मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए आता हूँ। जनता ने बहुत उम्मीद से बदलाव किए,
भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा जो है वो परवान चढ़ा, और उसके बाद 135 का एक बड़ा फिगर कांग्रेस के पास आया। और कांग्रेस इस डेमोक्रेसी को कैसे बढ़ा रही है? विधायक दल का नेता चुना जाता है, तब मुख्यमंत्री तय होता है। हम लोग यही मानते हैं। कांग्रेस पहले भी कुछ मंत्रणा करती भी थी तो वो एक कान में नंबर दे दिया जाता था, नाम दे दिया जाता था, लेकिन तय विधायक दल की बैठक में ही होता था। लेकिन ऐसा हमें याद नहीं आता है कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाए कि अमुक सीएम होंगे, अमुक डिप्टी सीएम होंगे, और अब विधायक दल बैठेगा, उस पर मुहर लगाएगा। ये डेमोक्रेसी का एक श्यूडो डेमोक्रेसी नहीं है क्या? भूपेश जी म्यूट अनम्यूट कर लेंगे। अनम्यूट अनम्यूट। देखिए, पिछले कुछ सालों में लोकतंत्र में और समाज के हर क्षेत्र में बहुत गिरावट आई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी पार्टी इससे अछूती है, लेकिन फिर भी जो 3-4 दिन की प्रक्रिया चली कर्नाटक में मुख्यमंत्री को चुनने के लिए, वो उस लिहाज से तो ज्यादा लोकतांत्रिक कही जा सकती है। जिस तरह से बीजेपी कई राज्यों में आनन फानन में बिना सवाल पूछे हाईकमान के निर्देश पर मुख्यमंत्री बदल देते हैं, उस तरह का एकाधिकारवाद नहीं लगा। थोड़ा बहुत लोकतंत्र को अपनाया गया। हालांकि ये बात जरूर है कि कोई भी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर इस वक्त सवालों के घेरे से बाहर नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कम से कम कुछ लोकतांत्रिक परंपराओं का शर्माते शर्माते ही पालन किया है। कम से कम ये सकारात्मक बात है। हालांकि मीडिया में जिस तरह से 3-4 दिन चलता रहा लगातार, जो लोग कभी बीजेपी के एकाधिकारवाद पर या हाईकमान के निर्देश पर सवाल नहीं उठाते, वो मीडिया लगातार पूछ रहा था कि कौन बनेगा कर्नाटक में सीएम। और दूसरी बात यह है कि जो भी मतभेद निकल के आए, चाहे वो कर्नाटक में सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी के बीच हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में रहे हो, कांग्रेस ने कम से कम एक लोकतांत्रिक तरीके से समस्याओं को हल करने की कोशिश की है। उसने अपनी वो लीक नहीं छोड़ी। उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ है, लेकिन बीजेपी की तुलना, अगर हम बीजेपी की तुलना में देखें तो कांग्रेस अभी भी ज्यादा लोकतांत्रिक नजर आती है। हालांकि अब हमने ये देखा है कि लोकतंत्र का नैरेटिव किस तरह से बदल दिया गया है, और कोई भी विपक्ष की सरकार राज्यों में आती है तो आने के साथ ही उसकी उल्टी गिनती शुरू कर दी जाती है। जिस तरह चौधरी जी ने कहा कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार उम्मीदों को निकलेगा जनता की, वो बात सही है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें ऐसी आशंकाएं बहुत हैं कि आने वाले समय में, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो ये कर्नाटक का चुनाव है उसको एक तरीके से ये मान लिया जाए कि ईवीएम का जो मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है उसको लेकर के बात करना बंद कर दे। ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या आप ईवीएम पर कोई दोष नहीं मढ़ेगा विपक्ष। तो इस तरह एक तरीके से नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्र के जो आधारभूत ढांचा है उसको हिलाने के मकसद से की जा रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में चिंताएं और बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से एक कहानी मुझे याद आती है कि एक किसान को, गरीब किसान को राजा ने कहा कि सूर्यास्त तक जहां तक तुम दौड़ सको वो जमीन तुम्हारी है। उसी तरह मुझे बीजेपी जो है वो पिछले 9 सालों में सिर्फ दौड़ते हुए दिख रही है जीत के। मुझे पता नहीं उसका अंत कैसा होगा, लेकिन लगातार आप देखेंगे जिस तरह से हर विपक्ष की अगर सरकार बहुमत से भी आ जाती है तो उसके इर्द गिर्द एक खाका खींचना शुरू हो जाता है।
भ्रष्टाचार को लेकर और ईडी और सीबीआई को लेकर, तो उससे मुझे लगता है कि अभी संकट बहुत गहरे हैं और बढ़ेंगे आने वाले समय में, क्योंकि बीजेपी आसानी से हार मानने वाली नहीं है और उस जीत के लिए जिसे वो पाना चाहती है, वो उसकी जो इच्छा है वो 2024 है और हो सकता है कि 2024 के लिए वो आगे भी इस तरह से लोगों के मुताबिक कई कुर्बानियां दे दे। जी 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 प्रेम। जी भूपेश जी, देखिए, विधायक आज दिल्ली आ रहे हैं, विधायकों का जो लीडरशिप है दिल्ली में तय हो रहा है, लेकिन विधायकों में देखा जाए आज एक ऐसी कंफर्टेबल स्थिति है कि आलाकमान तय कर रहा है कि एक नेता के पक्ष में दूसरा नेता तैयार हो जाए ताकि सरकार बन जाए। तो चूंकि 135 इतना बड़ा आंकड़ा है कि वो स्थिति नहीं बन रही है कि एक समूह का नेता दूसरा समूह या दूसरे नेताओं के समर्थक से इतना बड़ा है कि उनकी परवाह किए बगैर सरकार बन जाए। तो ये स्थिति नहीं है, तो आलाकमान का डंका बज रहा है। लेकिन जैसे ही वो स्थिति होती है तो उदाहरण राजस्थान हो जाता है, वहां आलाकमान एकदम जो है असहाय हो जाता है, वहां विधायक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, और मैं अनिल गुप्ता जी के पास आऊंगा, ओमनाथ जी के पास थोड़ी देर में आता हूं, अनिल गुप्ता जी के पास आता हूं कि विधायकों की संख्या जो है ये कभी आलाकमान को मजबूत बना देती है और कभी नेता को मजबूत बना देती है। तो मतदाता तो कहीं रह ही नहीं गए ना, वो विधायकों की संख्या जिसके साथ है। तो जो व्यक्ति जितना पुराना नेता होता है, जो मुख्य, ये तो एक गैप हो गया कर्नाटक में, अगर लगातार मुख्यमंत्री बने रहते सिद्धारमैया तो 100% था कि ज्यादातर विधायक उनके साथ होते, उनको आलाकमान की पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो क्या कहेंगे आप, क्या विधायकों से ही चले सरकार, उन्हीं की मनमानी हो, जिनके साथ आलाकमान के साथ तो आलाकमान मजबूत, नेता के साथ तो नेता मजबूत? मैं ये समझता हूँ कि विधायक जनता को ही अभिव्यक्त करते हैं विधानसभा में। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आलाकमान मजबूत है कि विधायक मजबूत है। मामला ईमानदारी का है, निष्ठा का है कि वो कितनी अपनी निष्ठा के साथ विधायक अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। दायित्व है उनको जनता की आवाज बनने का, जनता को रिप्रेजेंट करने का। यदि वो ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं, जनता को ऑनेस्टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन जैसा कि हमारे आदरणीय सत्यदेव चौधरी जी कहते हैं, बहुमत का सम्मान कोई करता नहीं है, कोई राजनीतिक दल करता नहीं, सब अपने निहित स्वार्थों में संलिप्त रहते हैं और उसमें कोई भी राजनीतिक दल बचा नहीं है। और मैंने पहले भी प्रेम जी आपके शोज में कहा कि ज्यादातर राजनीतिक दलों का चरित्र एकता है, 19-20 का फर्क हो सकता है। अभी भूपेश जी ने भी कहा कि तुलना की कि अपेक्षाकृत लोकतंत्रात्मक गतिविधियां करती हुई दिखाई दी कर्नाटक के विधायक दल के नेता के निर्वाचन में। एक सूचना में देना चाहता हूँ, मिस कर रही है अपने शो में, कि पर्यवेक्षक जी भेजे गए थे कांग्रेस आलाकमान द्वारा कर्नाटक में, और एक सीक्रेट मतदान विधायकों से करवाया गया था और सीक्रेट मतदान में सिद्धारमैया के पक्ष में बहुमत था। अब सवाल ये हुआ कि डी के शिव कुमार की महत्वाकांक्षाएं थी मुख्यमंत्री बनने की, तो उसको कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टी अनुशासन का ध्यान रखते हुए सुलझा लिया। मैं भूपेश पंत जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की तुलना में अपेक्षाकृत लोकतंत्र के प्रति अधिक निकटता दिखाई। जी प्रेम जी। जी जी जी
मैं एक बात अनिल गुप्ता जी कह रहे थे कि वो विधायकों को भी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए करने वाला ही मानते हैं। मैं इस बेसिक समझ पर मैंने पहले भी एक प्रश्न खड़ा किया था और आज भी आंकड़ों के साथ करना चाहता हूं। वो ये कि जो विधायकों से जो सदन पूरा हमारा बना है, वो सदन 49% से कम है। और 51.24% जो मतदाता हैं, उनके वोट से सदन नहीं बना है। वो हारे हुए मतदाता उम्मीदवारों को मिला, यानी आधे जो मतदाता हैं उससे कम वोट से ये सदन बना। तो जाहिर बात है कि ये विधानसभा जो है मतदाताओं का के बहुमत का प्रतिनिधित्व करती ही नहीं है। ये बात मैं बेसिक लाइन खींचना चाहता हूं। और जीते हुए उम्मीदवारों में हम देखते हैं कि कांग्रेस को 135 सीटें मिली और वोट मिले उन जीते हुए एमएलएस को 1,14,42,546। बीजेपी के 66 उम्मीदवार जो विधायक जो जीते, उनको वोट मिले 55,62,591। परसेंटेज में कांग्रेस जो सरकार बना रही है, उनके विधायकों को 29.49% वोट है, वो मतदाता जिन्होंने वोट किया उसका। और बीजेपी के पास 14.33% वोट है। इसीलिए हम इस सोच के पुनरावलोकन की अपेक्षा रखते हैं कि हम ये दिमाग से निकालें कि हमारे विधायक या हमारी विधानसभा जनता के बहुमत का प्रतिनिधित्व कर रही है। जिन्होंने वोट दिया उसका बहुमत नहीं है विधानसभा। ये बात रखते हुए मैं ओमनाथ जी के पास आता हूं। ओमनाथ जी, कर्नाटक का चुनाव जो है आगे राजनीति की दिशा भी तय करने वाला है। मुद्दों पर चुनाव हो, इसकी ओर राजनीतिक व्यवस्था को बनाता है। मतदाता थोड़ा सा डोमिनेट करते दिख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी मजबूर करते दिख रहे हैं कि हमारे मुद्दे पर आओ। तो ये चीज क्या दक्षिण भारत में कम से कम जो ये चीज दिखी है, वही क्या उत्तर भारत में भी नजर आएगी, या यहाँ भी हिंदुत्व और जनगणना और ये कार्ड और वो कार्ड ही चलेगा? देखिए, वहाँ कर्नाटक का जो रिजल्ट आया है उसका असर पूरे भारत में दिखेगा, क्योंकि जैसे तीसरे फ्रंट की बात हो रही थी, माने वो नीतीश कुमार जी निकले थे वो विपक्षी को एकजुट करने के लिए। तो अगर कांग्रेस यहाँ कर्नाटक लूज कर जाती, हार जाती, तो उन लोगों का माने अपना वो रहता ज्यादा दावेदारी। लेकिन जैसे कांग्रेस अब वहां जीत गई तो कांग्रेस अब थोड़ा सा अपर हैंड पे आ गई है, और इधर उत्तर भारत में जो क्षेत्रीय पार्टी है उनसे बार्गेनिंग करने के शक्ति में आई है थोड़ा सा, और आएगी। क्योंकि अभी भी आप देखिए तो कांग्रेस के पास राज्य तो है, चाहे वहां थोड़ा बहुत विवाद चल रहा हो, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, अब कर्नाटक हो गया, और इस तरीके आइए बड़े राज्य हैं, यहाँ से अच्छे खासे सांसद आते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्वोत्तर की तरह कहीं से एक कहीं से दो, इस टाइप का नहीं है। तो इनका ये बेनिफिट होगा कि इनको अपर हैंड पे रहेंगे, गठबंधन बनाने में इनको आसानी होगी कांग्रेस को। और राहुल गांधी का जो यात्रा था उसका भी अब ये रिजल्ट माने जब वो आया चुनाव का, तो राहुल गांधी के यात्रा का भी उसमें असर हो सकता है, उसका भी योगदान है। और वहाँ के जो नेतृत्व हैं, जो डीके शिव कुमार जैसे अध्यक्ष थे, जैसे वहाँ टिकट का बंटवारा हुआ, ये सिर्फ मुद्दों पे नहीं कि जाति पे, धर्म पे, इस पे वहाँ टिकट बंटवारा जब सब कुछ पार्टी सोच समझ के की है तो उसका परिणाम हुआ है। और हनुमान जी चले नहीं बीजेपी के, और खड़गे साहब बोले थे कि भ्रष्टाचार की तोड़ दे नली बजरंगबली, तो वही हुआ। तो चलेगा तो उत्तर भारत में भी वही राम मंदिर चलेगा, फिर आप जो बोले जातीय जनगणना चलेगा, ये सारा कुछ चलेगा। लेकिन वोटर जो है वो एक अपना मन बना के रखे रहते हैं, तो उसका वोटर अपना छाप तो जरूर छोड़ेंगे। ये कहना नहीं, ये कहना गलत होगा मेरे समझ से कि जो कर्नाटक में हुआ वो यहाँ हो जाएगा, लेकिन कुछ तो होगा, माने कांग्रेस को फायदा होगा जरूर।
और कांग्रेस जिस तरीके से सिद्धरमैया को वहां अभी सीएम बनाया, डिप्टी सीएम शिव कुमार को, तो मेरे समझ से ये भी जो उनका निर्णय है, 24 में लोकसभा चुनाव है, सिद्धरमैया वहां पहले से सीएम रह चुके हैं, तो इसका वो बेनिफिट ये लोकसभा चुनाव में उठाना चाह रहे हैं। और उत्तर भारत में थोड़ा सा कांग्रेस को और मेहनत करनी पड़ेगी और इनको कुछ इनको फायदा होगा, जरूर होगा फायदा। जी जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूं सत्यदेव चौधरी जी के पास आने से पहले, वो ये कि सिर्फ इलेक्शन में भ्रष्टाचार मुद्दा बना है ऐसा नहीं है। सिलेक्शन में भी, चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा बना है। वो मैं कह रहा हूं कि जो डी के शिव कुमार, जिनके यहाँ लगातार केंद्रीय एजेंसियां जा रही थी, जो जेल भी घूम आए हैं, आय से अधिक संपत्ति का मामला है उन पर, और जिन्होंने कर्नाटक के डीजीपी को कहा था कि ये डीजीपी केवल सेलेक्टिव ढंग से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर में ही छापे मारती है और उसको परेशान करते हैं प्रवीण सूद जी, उस डीजीपी को उन्होंने कहा था कि सत्ता में आएंगे तो हम सबक सिखाएंगे। और बीजेपी ने कांग्रेस जैसे सत्ता में आई, प्रवीण सूद को उठाकर सीधे सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया। हालांकि उसमें चीफ जस्टिस की भी भूमिका होती है, विपक्ष के नेता की भी भूमिका होती है सीबीआई के डायरेक्टर को चुनने में, और अधीर रंजन चौधरी ने उस पर अपना डिसेंट नोट भी दिया। इसके बावजूद जो टाइमिंग है वो तो ये बता रही है कि सीबीआई डायरेक्टर के रूप में प्रवीण सूद जी अब चाहे तो बदला ले सकते हैं उस भाव में। और ये भी कि कांग्रेस डर गई कि कहीं डीके शिव कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं और ये सीबीआई डायरेक्टर रोज पूछताछ के लिए बुलाएगा, तो फिर हमारा जो है पॉलिटिकल जो पर्सपेक्टिव है वो खराब होगा, 2023 भी खराब होगा, 2024 भी खराब होगा। तो यानी भ्रष्टाचार चुनाव के बाद भी मुद्दा है, ये बात मैं कह रहा हूं चौधरी साहब। जी प्रेम जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% से भी अधिक सहमत हूँ। लेकिन ये भ्रष्टाचार का मुद्दा तो चुनाव से पहले भी था, बाद में भी था और आज भी है और भविष्य में भी। क्योंकि जब तक आप इस राजनीतिक व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, समझ के नहीं बदलेंगे, तब तक ये भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार रहेगा। और जो ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार कर पाएगा वो सत्ता पर काबिज हो सकता है। अब अभी हम जो बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र दिखाई दिया, मैं इस बात से थोड़ा भिन्न हूं। अगर लोकतंत्र है या लोकतंत्र का एक नाटक किया गया, इस बात के अंदर थोड़ा अंतर है। यदि हम इसको लोकतांत्रिक मानते हैं तो 10 तारीख को चुनाव हुआ, मेरे विचार से 10 तारीख की रात को ही इसका परिणाम आना चाहिए था और 11 तारीख को सुबह सरकार का नया शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए था। 10 तारीख का चुनाव होने के बाद में अभी तक आज इनके नेता का निर्णय हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो सब आप चर्चा कर ही चुके हैं और अभी और 2 दिन लगेंगे उनको शपथ ग्रहण करने में। तो 10 दिन कर्नाटक के और देश के बर्बाद हुए ना। क्या लिया हमने 10 दिन के अंदर, क्या मिला हमारे को तो कुछ नहीं मिला, मतदाताओं को भी कुछ नहीं मिला। क्या कारण था जी कि 10 दिन इन्होंने ऐसा बर्बाद कर दिए? अगर लोकतांत्रिक होता तो जैसे चुनाव हुआ वैसे ही इसका परिणाम निकालो बहुमत के और वैसी सरकार बनाइए आप। ऐसा करने को लिए हमारे को किसने रोक रखा है? कौन से राजनीतिक दल ने इसके ऊपर पहल करी? कौन से राजनीतिक दल ने इसके ऊपर चिंतन किया, मंथन किया? नहीं किया। तो इसलिए आप इस भ्रम में तो मत रहिए कि ये लोकतांत्रिक है। ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये राजनीतिक व्यवस्था गठबंधन की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था है। ये समझौतों के ऊपर आधारित, सांठगांठ के ऊपर आधारित और केवल भ्रष्टाचार के दम के ऊपर चलती है और दबंगियों के धनबलियों के दम के ऊपर चलती है। अगर आपको इसको लोकतांत्रिक बनाना है तो मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाइए। अगर आपको मतदाताओं को, और जैसा अभी अनिल भाई साहब कह रहे थे कि विधायक और मतदाता का एक तरह से एक समानांतर देखना चाहते हैं ये, तो हम ये कहते हैं कि भाई आप विधायकों को, आपने मतदाताओं ने विधायकों को चुना, बहुत अच्छी बात है, वो बन गए, जिसको ज्यादा वोट मिला वो विधायक बन गया। तो अब आप चुनाव होने के बाद में
आप विधायकों की गिनती गिनना बंद कर दीजिए। आप अगर लोकतांत्रिक ही रहना चाहते हैं तो जिसको सबसे ज्यादा मत मिले, जिसको सबसे ज्यादा मतदान मिला, उसकी बहुमत मानिए। जो लोग, जिन लोगों ने मतदान किया और उनके विधायक या उम्मीदवार हार गए, उन्होंने क्या किया, उनकी क्या गलती है? हार जीत तो होनी होनी है चुनाव के अंदर। लेकिन अगर हम मतदाताओं के बहुमत के अंदर अगर हम हारे हुए उम्मीदवारों के मतदान भी गिनेंगे तो ये लोकतंत्र है या आज का लोकतंत्र है कि जो चुनाव होने के बाद भी, ये तो चांस की बात है, तो सौभाग्य है इनका, कांग्रेसियों का, कि थोड़े ज्यादा इनके विधायक आ गए, इसलिए ये ज्यादा इस तरीके से ऐसा उनको ऐसा लगा। और थोड़े एक दिन पहले तो किसी और तरह से बात करी जा रही थी। और जो विपक्षी दल चुनाव होने से पहले इन कांग्रेसियों के प्रति किस तरह का अपनी भावना व्यक्त करते थे, कोई किसी से बात नहीं करता था, किसी को निमंत्रण भेजा तो वो उसकी पदयात्रा में भी शामिल नहीं हुआ, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, हजार तरह के स्टेटमेंट आते थे। और जैसे ही ये कर्नाटक का रिजल्ट आया तो सबने सांप की तरह पलटी मारना शुरू कर दिया। इतनी जल्दी तो सांप भी नहीं पलटता जितनी जल्दी ये विपक्षी नेता बदलते हैं। और आने वाले समय के अंदर फिर कोई ना कोई ऐसा कोई प्रसंग बैठ जाएगा, ये फिर बदलना शुरू कर देंगे। एक पक्का समाधान बनाइए आप, और हमें समय बर्बाद करने की बजाय एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करिए जिससे कि वाकई सच्चा लोकतंत्र हो और सच्चा बहुमत हो, और जिसके अंदर हमारा समय बर्बाद ना हो। समय का ही अगर आप प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे विकास करोगे आप? जी, बड़ा सवाल है। हमें अब भूपेश जी के पास आना चाहता हूं चर्चा के आखिरी दौर में। कर्नाटक का जो संदेश है, वो कर्नाटक का संदेश क्या है? आप अगर इसको थोड़ा सा समझाएं भूपेश जी, कि 2-3 स्टेट्स में अभी चुनाव महत्वपूर्ण है जो बाकी हैं, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके अलावा एक चौथा स्टेट मिजोरम भी है। और आप मिजोरम की चर्चा हुई तो ध्यान दिलाना जरूरी है दर्शकों के लिए कि ये पूर्वोत्तर के प्रतिनिधि लॉ मिनिस्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन उनका विभाग बदला है। अगर मिजोरम में चुनाव नहीं होता, यकीन मानिए कि तो मंत्रिपरिषद से भी वैसे ही बाहर होते जैसे रविशंकर प्रसाद बाहर हुए थे। तो ये भी है, चूंकि चुनाव बाकी है तो मंत्रिपरिषद में बरकरार है, तो ये भी चल रहा है। मतलब कर्नाटक चुनाव के बाद एक तो हमने देखा कि पहलवानों के क्षेत्र में जो आंदोलन चल रहा है पहलवानों का, उसमें एक एक्शन दिखा, भूषण शरण सिंह हटा दिए गए। इस चुनाव के बाद सीबीआई डायरेक्टर भी बनते हमने देखा। इस चुनाव के बाद हम सेंट्रल जो मंत्रिपरिषद है, मोदी मंत्रिपरिषद, उसमें भी हम फेरबदल विभागों का देख रहे हैं। इस चुनाव के बाद और क्या क्या चीज बदलता हुआ आप देख रहे हैं? जी प्रेम जी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर बात करने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम जिस बहुमत की बात कर रहे हैं, वो बहुमत की जो प्रक्रिया है वो संविधान प्रदत्त है। हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं जहां चुनाव के जरिए, बहुमत के जरिए काम होता है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल जो है हमारे सामने, वो है संविधान को बचाने का। इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि संविधान के जिन मूलभूत तत्वों को धीरे धीरे खारिज करने की कोशिश की जा रही है, उसे कैसे रोका जाए, वो ज्यादा जरूरी है। और जहां तक बात है कि कर्नाटक से हमको क्या मैसेज मिला है, कर्नाटक ने एक तो ये दिखाया कि जो बेरोजगारी, महंगाई और उसके अलावा जो एक बड़े जो मुद्दा रहा जो कांग्रेस ने उठाया, जाति जनगणना का, ये मुद्दे जो हैं अब आगे आने वाले समय में केंद्र में होंगे। लोग कहते हैं कि कर्नाटक का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर जीता गया, लेकिन ये मुद्दे क्षेत्रीय नहीं है, ये सभी राज्यों में, पूरे देश में ये अहम मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो इससे एक आभास होता है। हालांकि मुझे लगता है कर्नाटक के चुनाव नतीजों को लेकर कई धाराएं एक साथ चल रही हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि साहब शेर अकेला चलता है और शेर छलांग लगाने से
पहले 2 कदम पीछे भी हटता है, ये भी कुछ लोगों का कहना है। तो इस तरह से कई नैरेटिव उछाले जा रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी जो बात है वो ये है कि लोकतंत्र को बचाने के इस प्रक्रिया में अपने अहंकारों को छोड़कर और ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को सुनिश्चित करते हुए किस तरह राजनीतिक दल एकजुट होते हैं उन ताकतों के खिलाफ जो इस समय संविधान पर बहुत बड़ा खतरा है। जी तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने जिस जाति जनगणना की बात की है और जो बिहार से शुरू हुई, कांग्रेस ने राष्ट्रीय दल के रूप में उसको अपनाया, आगे बढ़ाया, उसके फायदे भी लोगों के बीच में जो आम जनता है, जो निचले स्तर पर है, जिसको कि उसका लाभ पहुंचेगा, वो लाभ किस तरह से होगा, इसको भी रेखांकित करे, आगे बढ़ाए सभी राजनीतिक दल जो इसके पक्ष में है। क्योंकि असल में मुझे लगता है कि जो बीजेपी है वो जिस तबके को टारगेट करती है, चाहे वो राशन देने के मामला हो, चाहे वो लाभार्थी का मुद्दा हो, है ना, वो जो तबका है वो बहुत स्पष्ट रूप से इस समय जो है भ्रम में है। वो तात्कालिक लाभ के लिए, तात्कालिक जो उसकी जरूरतें हैं उसके लिए वो एक तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन अगर उसको ज्यादा बेहतर तरीके से राजनीतिक दल, जो विपक्षी दल हैं, वो समझाएं कि किस तरह से जो पूरा भविष्य है देश का, वो अगर वो भविष्य, उस भविष्य पर सवाल उठेंगे तो आगे की स्थितियां बहुत खराब हो सकती है। मेरा ये कहना है। जी जी भूपेश जी एक इम्पोर्टेंट बात बोल रहे थे, अनिल गुप्ता जी के पास आता हूँ। वो लाभार्थी, मैं इसको थोड़ा सा और जोड़ते हुए गुप्ता जी के पास आऊंगा कि लाभार्थी के 2 वर्ग स्पष्ट रूप से इस देश में, एक 80 करोड़ आबादी जो 5 किलो अनाज ले रही है, और एक वर्ग है जो कि 22 लोग जिसकी दौलत 70% आबादी के इक्वल है, सिर्फ 22 घराने, 22 पीपल। तो 22 घराने भी लाभार्थी है। इसका थोड़ा और विस्तार दिया जा सकता है, मैं 22 इसलिए बोलता हूं कि ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। 22 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों की दौलत के बराबर होना छोटी मोटी बात नहीं है। तो 2 स्पष्ट लाभार्थी वर्ग है। सरकार जो है एक बड़े उद्योगपतियों के समूह को लाभार्थी बना रही है, और उसका बहुत छोटा सा हिस्सा 80 करोड़ लोगों के बीच में 5 किलो अनाज के तौर पर वो दे के उनको भी लाभार्थी बना रही है। 80 करोड़ वोटर हैं जो 5 किलो अनाज से खुश हैं, और बाकी जो समूह है वो समूह पूरे देश को का नियंता है। इस बात को रखते हुए मैं अनिल गुप्ता जी के पास आता हूं कि अनिल गुप्ता जी, कुल मिलाकर के तो राजनीतिक व्यवस्था बदलने की ही बात पर बात आती है, क्योंकि सरकारें तो हम बदल बदल कर देखते रहे हैं। जी प्रेम जी, मैं आपकी बात से एकदम शत प्रतिशत सहमत हूँ। व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन डिबेट में बैठकर तो होगा नहीं। उसके लिए जनता में एक आंदोलन, उसकी मानस की तैयारी, ये सब करना पड़ेगा। और त्याग की भावना से लोगों को इसमें उतरना होगा। बड़ा काम, निश्चित रूप से पवित्र काम है, निश्चित रूप से समय का अभीष्ट है, समय की मांग है, सरल शब्दों में कहें कि होना ही चाहिए। मैं आपसे एकदम, आपसे और सत्य बहुमत के संस्थापक आदरणीय सत्यदेव चौधरी जी से पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए रियल बहुमत की जो एक व्याख्या चौधरी साहब करते हैं, वो व्याख्या में दम है। सब्सटेंस अंग्रेजी में कहें तो होना चाहिए
और ऐसी तो और भी बातें हैं जिससे कि लोकतंत्र को सही अर्थों में सच्चा लोकतंत्र बनाया जा सकता है। जैसे कि लोक प्रशासन में जनता की भागीदारी कहाँ होती है। और फिर मैं तो आज एक नई बात कहना चाहता हूँ कि जब लोकतंत्र है तो शासन शब्द अलोकतांत्रिक है। सरकार भी नहीं होना चाहिए, सरकार अलोकतांत्रिक शब्द है। इसको प्रबंधन कहना चाहिए, लोक प्रबंधन। जनता है तो लोक प्रबंधन होगा। और वो सरकार कहाँ है? सरकार तो जनता है, वो तो जनता की सेवक है, लोक सेवक है। और ये संवैधानिक शब्द है प्रेम जी, लोक सेवक संवैधानिक शब्द है। दीज आर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी हो, ये सब लोक सेवक। लोक सेवक सरकार कैसे हो जाएगा? सेवक है वो, जनता है सरकार। इसलिए मैं आदरणीय चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जिन आदर्शों की स्थापना करने के लिए कृत संकल्प हैं, और वो मेरी निजी बातचीत भी हुई है अभी हाल में उनसे, और उन्होंने बताया कि वो करीब 15 वर्ष से अधिक समय से इसमें लगे हुए हैं। तो एक तो मैं उनको शुभकामना देता हूँ। मैंने कहा कि आप तो इस अवस्था में किशोरों की तरह कार्य कर रहे हैं। आपके हृदय में राष्ट्र की सेवा करने के लिए, राष्ट्र की तस्वीर बदलने के लिए किशोरों जैसी तड़प है। तो उनको साधुवाद देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे विषय हैं सुधार के, जिनको लोकतंत्र को समुन्नत किया जा सकता है, लोकतंत्र को खूबसूरत बनाया जा सकता है, और पूरी दुनिया को भारत एक नई रोशनी दे सकता है। जी जी, बहुत जी प्रेम जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपनी महत्वपूर्ण बात रखते हुए आप ओमनाथ जी, आपका युवा मन क्या कहता है? क्या लग रहा है 2023 में उसके बाद की सियासत किस तरीके से करवट लेने जा रही है? सर सियासत तो बदलेगी, क्योंकि दोनों पार्टी जो कांग्रेस और बीजेपी है, दोनों लोग माने चाहेंगे कि जहां जहां ये लोग जैसे मुद्दा फंसा हुआ है, राजस्थान का फंसा हुआ है, बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश फंसा हुआ है, क्योंकि वहां एक कोई नेता अभी लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं। क्योंकि वो जैसे वहाँ मध्य प्रदेश में बताया जाता है कि शिवराज सिंह चौहान और ये हैं नरोत्तम मिश्रा जी, ये होम मिनिस्टर हैं, वो सीएम हैं। तो वहां भी अंदर खाने कुछ चल रहा है, लेकिन वो लोग बाहर नहीं आ रहा है। राजस्थान में आप देख ही रहे हैं। लेकिन 24 में इसका परिणाम वही जो हम पहले बोले हैं कि गठबंधन बनाने में कांग्रेस को आसानी होगी, और बीजेपी को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि इनसे हम अभी भी इनके पास ज्यादा कोई है गठबंधन में नहीं। लेकिन जो तीसरी मोर्चा जो लगी हुई थी, वो अपना बैक पे आएगी, क्योंकि जैसे कर्नाटक जीतने के बाद ममता बनर्जी का देखिए बयान, नीतीश कुमार का बयान देखिए, ये सारे लोग। और आपको बता दें, जो यहाँ पे वोट सेरेमनी होगा, वहां पे सारे लोग जो जो जुटते हैं, फिर वहां से और एक नया आकलन किया जाएगा कि क्या होने वाला है, कौन कौन लोग जाते हैं। जैसे राहुल गांधी यात्रा निकाले थे, उसमें तो बुलाए थे तो लोग, बहुत लोग नहीं गए थे, दूरी बना के रखे। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में देखिए जो लोग आते हैं, तो फिर वहां से एक अलग दिशा पता चलेगा कि कौन कौन लोग आ पाएंगे इनके साथ। जी, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही ओमनाथ जी। वो बात कही कि तीसरे मोर्चे की सियासत को कर्नाटक के चुनाव परिणाम जो है वो उसको कमजोर कर देगा। हाँ, थोड़ा अब सा तीसरा ठंडे बस्ते मोर्चा देगा। नहीं होगा। अब वो पहला मोर्चा और सत्ताधारी मोर्चा, यही दो तरह का मोर्चा रहेगा। तो अगर ये उस एक टाइप का मोर्चा इम्पोर्टेंट बने बात। तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें होंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि तीसरे मोर्चे के लोग अब हतोत्साहित होंगे, निराश होंगे। केसीआर जैसे लोग, ममता बनर्जी, इन सबको अब फिर से सोचना पड़ेगा कि आगे क्या अच्छा, करना है। नीतीश कुमार को भी तो देखिए ना, उनकी क्या मैंने बिल्कुल। बिहार में, उनकी बिहार के बाहर क्या है उनका, चाहे किसी का। ये जी कांग्रेस जी, बताई बिल्कुल अपने आप बिल्कुल। को कि हम ये एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं।
ये जी, एक आखिरी कमेंट के लिए मैं चौधरी साहब के पास आता हूँ, बहुत संक्षेप में आप जी इस चर्चा को कंक्लूड कर दें। जी। जी जी प्रेम जी, देखिए और सारी राजनीतिक बातें तो आप लोगों ने सबने करी, लेकिन अभी भूपेश पंत जी ने बोला था कि हमारे संविधान के अंदर बहुमत की परिभाषा को बदलना पड़ेगा, संविधान को बदलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ये बहुमत का कहीं भी कोई स्पष्टीकरण या कोई परिभाषा संविधान के अंदर या किसी भी और कानून के अंदर या किसी भी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर भी नहीं है। ये सारी के सारी आपकी काल्पनिक और कन्वेंशन ऑब्लिक डिस्क्रिशन के ऊपर बहुमत की परिभाषा बनी हुई है, यानी परंपरा और विवेक के ऊपर आधारित ये बहुमत की जी, परिभाषा बनी जी। हुई है। मैं इस परिभाषा को बदलना चाहता हूं और मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं इस बारे के अंदर। जैसा अभी अनिल गुप्ता जी बोल रहे थे कि हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है, संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और इसी के लिए आपको राजनीति करनी पड़ेगी। अभी तक हम लोग राजनीति से विमुख रहते थे। किसी से भी बात करो जो बोलता था जी मैं तो राजनीति नहीं करूंगा, तो भाई क्यों नहीं करोगे? जब आप वोट देते हो तो राजनीति क्यों नहीं करोगे? और राजनीति नहीं करोगे तो उसका परिणाम भुगत लो। देखो फिर अब इस परिणाम को, ये गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के परिणाम को भुगतो, जहां पर ना बहुमत का फैसला है, ना भ्रष्टाचार का समाधान होता है, ना दबंगियों धन बलियों का कोई मुकाबला होता है और भ्रष्टाचारियों का जी, अपराधियों का भी हम सारे दिन उनका बोलबाला देख रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल निराश नहीं हूं। मैं सत्य जी, बहुमत की राजनीति के माध्यम से आप लोगों को ये एक निवेदन करना चाहता हूं कि मतदाताओं के बहुमत की राजनीति को स्वीकार करते हुए इसके ऊपर कार्य करिए, इसके ऊपर राजनीति करिए, राजनीति जी, करिए। या तो जो लोग राजनीति इसकी कर रहे हैं उनको समर्थन दें, या आप जिस एरिया में अगर नहीं है उनका सत्य बहुमत का कोई ऐसा उम्मीदवार, तो आप स्वयं उम्मीदवार बने। लेकिन राजनीति, सत्य बहुमत की राजनीति को आपको समर्थन, आपको सहयोग और आपको वोट देना ही पड़ेगा अगर आप इस गठबंधन की भ्रष्ट जी, राजनीति से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल भी जी, निराश नहीं हूँ, बिल्कुल भी इससे निराश इस नहीं हूँ, क्योंकि लोग इसके समर्थन शुक्रिया। में आते जा रहे हैं आज के दिन। जी जी, शुक्रिया सत्यदेव चौधरी साहब। हम एक राजनीतिक विमर्श को रखते हैं और उसके तहत कर्नाटक चुनाव और उसके परिणामों की व्याख्या कर रहे हैं। इसी के तहत लोकतंत्र की भी चर्चा होती है, बहुमत की भी चर्चा होती है और बहुमत को जैसे भूपेश पंत जी ने बताया था, तो उसको सत्यदेव चौधरी जी जो बात कह रहे हैं, उसको मैं थोड़ा-सा जोड़ना चाहता हूँ कि बहुमत वास्तव में हमारे देश में लोकतंत्र में डिफाइन नहीं है। और इस मायने में बहुमत का मतलब देखिए, जैसे कोई एमएलए या एमपी जीत जाता है तो बहुमत से तो नहीं जीतता ना, सबसे ज्यादा जिसको वोट है उसी को हम बहुमत मान लेते हैं। फिर उन जीते हुए एमएलए या एमपी का, उसका वहां बहुमत हम एक अलग तरीके से मान लेते हैं कि आधे से एक ज्यादा होगा तो मानेंगे। फिर कहते हैं कि नहीं, सदन में जितने लोग मौजूद